तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्त श्री राम का। और आज हम लोग फिर से अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को छोड़ा है उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। तो बच्चों लास्ट टाइम जब मेरा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 1848 में कैसे बहुत सारे लोग फ्रांस की सड़कों पर आ गए, उन्होंने लुइस फिलिप के खिलाफ क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो वहाँ से वो लुइस फिलिप भाग गया। लुइस फिलिप भाग गया तो हमारा फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया, राइट टू वर्क गारंटी मिल गया और वर्क फॉर ट्रेनिंग यानी कि सबको वर्कशॉप करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए एक वर्कशॉप खोला गया। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग बताया था वोटिंग राइट टू ऑल मेल्स, यानी कि जितने भी लोग हैं मेल्स हैं, एक्टिव सिटीजन हैं जो 21 ईयर्स के हैं, तो उनको क्या मिला, वोटिंग राइट मिला। लेकिन वीमेन को अभी भी कोई पार्टिसिपेशन करने का हक नहीं मिला। ठीक है। अब 1848 में फ्रांस बिकम रिपब्लिक कंट्री, यानी 1848 में फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया। जब फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गया तो उसको देखा देखी जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने फ्रांस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक। ये अगला टॉपिक है बेटा 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, है ना। अब लिबरल्स कौन थे, वो जो चाहते थे कि ना अरिस्टोक्रेट्स रहे ना ही पीजेंट रहे, यानी कि दोनों के बीच में मिडिल गुरु क्लास के लोग थे, है ना। लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी क्या दिया है, लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये समझ में आ गया आप लोग को लिबरल्स के बारे में। इनका डिमांड क्या था, डिमांड में क्या चाहते थे, नेशन स्टेट, यानी कि एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें क्या क्या क्वालिटीज हों। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब बेटा सब लोगों को एक जैसा माना जाए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसकी वजह से सब लोग उस रूल को फॉलो करेंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 19 में दिया है कि आप लोग स्ट्राइक कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो, कहीं भी जाके शादी कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इनको एसोसिएशन बनाने के लिए फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब फ्रीडम प्रेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम प्रेस का मतलब क्या है कि लोग चाहते थे कि जो भी चाहे अच्छा हो बुरा हो, राजा हो चाहे किसी के खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकें, अपना जो बातें हैं उसको प्रेस में, न्यूज़पेपर में, अखबार में रख सकें। उस समय टीवी भी बहुत कम होते थे तो सिर्फ न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में रखने का हक था। ठीक है बच्चों, तो ये लोग वही चाहते थे। ठीक है। नाउ इन जर्मन रीजन, अब जर्मन रीजन में क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग अपने जर्मनी पे, है ना। जर्मनी में क्या था, 831 इलेक्टेड मेंबर्स 1848 को सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में डिमांड रखते हैं। ठीक है। तो जर्मनी में क्या हुआ, जैसे मिडिल क्लास आया, है ना, ऐसे जर्मनी में भी क्या एक मिडिल क्लास बना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गरीब लोग थे या उनसे जो बड़े लोग थे उनका किसी का पार्टिसिपेशन नहीं लिया। वो सोचे कि हम लोग बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जाके हम फ्रैंकफर्ट में या जर्मनी के पार्लियामेंट में जाके अगर हम लोग अपना डिमांड रखेंगे तो लोग हमारी बातों को सुन लेंगे। ठीक है। इस आइडिया से ये लोग क्या गए, सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च में एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है और वहाँ पे एक सेंट पॉल चर्च था, है ना। उस चर्च में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में उन्होंने पार्लियामेंट का नाम दिया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वो लोग डिमांड रखते हैं, क्या रखते हैं, डिमांड, बहुत सारे डिमांड रखते हैं। डिमांड में क्या हुआ फिर, पर्सिया किंग फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ आर्मी बुला के उनको 831 को भगाया था, यानी कि जो पर्सिया का किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने क्या बुलाया, आर्मी को बुलाया, उन सबको क्या कर दिया कि चलो भाई यहाँ से भागो, हम तुम्हारी कोई भी डिमांड नहीं सुनेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, इनका कमजोर पक्ष क्या था, यानी कि इनका वीकेस्ट लिंक क्या था बेटा, 831 ओनली एजुकेटेड पीपल नाइदर प्रेजेंट नॉर एनीवन सो दे लेफ्ट, यानी कि बेटा, यानी कि दे लॉस्ट, यानी कि बेटा 831 जो मेंबर थे वो सारे एजुकेटेड पीपल थे। अब मुझे किसी बात को रखना है आपके सामने या आपको किसी बात को मेरे सामने रखना है, तो अगर आप सभी लोग अपनी बातों को मिलजुल के रखेंगे तब होगा ना, या कुछ लोग आओगे और फिर कहोगे हम ये सर ये करवा दो, तो ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, जब हमें देश के खिलाफ या देश के बारे में कुछ बात करना होता है तो पूरा जनता को, यानी पूरे देश के लोगों को या लोगों को एक साथ इकट्ठा करके क्या करना पड़ता है, बातें करना पड़ता है ताकि वो लोग सबका बात सुने। समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने क्या गलती किया कि 831 जो पीपल थे ये सिर्फ गए अकेले एजुकेटेड थे, इन्होंने किसी भी उसको नहीं लिया, गरीब लोगों को नहीं लिया या किसी और को अपने साथ में नहीं रखा, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, ये लोग हार गए। बट अब इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बट क्या है
कि बट मोनार्क समझ गया कि ऐसे काम नहीं होगा। यानी मोनार्क कौन, जहाँ पे किंग विल्हेम, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ था, ये लोग समझ गए कि अब ऐसे काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर ऐसे काम होना होता तो ये लोग कर लेते, लेकिन अब क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, सो सर्वडम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हैब्सबर्ग एंड रसिया हंगेरियन वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1861, यानी कि हैब्सबर्ग, रसिया और हंगेरियन को क्या कर दिया इन्होंने, ऑटोनॉमी दे दिया। ऑटोनॉमी मतलब बेटा आज़ादी देते कि अब तुम लोग क्या हो गए हो, आज़ाद हो गए हो हमारी तरफ से, अब हम आपको गुलाम अपना नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चों, सर्वडम का मतलब याद है आपको, बंधुआ मजदूर, यानी कि उनको पैसा नहीं देना, बस उनसे काम करवाना है, खटाना है उनको दिन भर। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वीमेन पार्टिसिपेशन। तो जैसा अभी तक हम लोग देखते आए हैं, सिर्फ जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था उसने थोड़ा सा वीमेन को थोड़ा सा ही एक आज़ादी या फ्रीडम दिया था, बाकी किसी ने बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दिया, है ना, शायद उसने भी बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो वीमेन पार्टिसिपेशन में क्या है, इनको राइट टू स्पीक एंड राइट टू वोट, इसका कोई भी वो नहीं था, आज़ादी नहीं था, फ्रीडम नहीं था। इन फैंक्रा पार्लियामेंट, वो विस्टर गैली में लेफ्ट साइड में बैठी थी। तो आप लोग जब अपने डायग्राम बुक में देखो, डायग्राम में देखोगे तो एक विस्टर गैलरी बना, विस्टर गैलरी में फैंक्रा पार्लियामेंट में वो लेफ्ट साइड एक गैलरी में बैठी है, और वहाँ पे इन लोगों को क्या किया जा रहा है, बस एक विजिटर बना के दिखाया जा रहा है कि तुम लोग बैठो, देखो कि ऐसे हमारा पार्लियामेंट चलता है। बट दे फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन, दे रोट आर्टिकल्स, है ना, तो विमेन ने क्या किया, इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया, इन्होंने क्या किया, आर्टिकल्स लिखे, है ना, घर में अपना सारा काम किया, घर के काम के अलावा जो भी इनके पास टाइम बचता था उसको ये एक साथ मिलकर एसोसिएशन बना के अपना काम करने में बिजी हो गई। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे देखते हैं। अब आता है हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है ना, एक हो जाना। अगर सब मतलब एक एग्जांपल समझो, जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, बड़े पापा हैं, सब लोग हैं, सब लोग पहले एक साथ रहते थे तो वो यूनिफाइड थे, लेकिन वो अलग अलग हो गए। ऐसे ही बेटा जब हमारा फ्रांस आज़ाद हुआ तो ये लोग, जो जर्मनी था, पर्सिया था, रसिया था, ये लोग सब लोग क्या थे, अलग अलग थे। अब ये लोग क्या चाहते थे कि हम लोग यूनिफाइड हो जाए, यानी कि यूनिफिकेशन हो जाए। तो इन जर्मनी मिडिल क्लास मीट लैंडलॉर्ड्स ऑफ पर्सिया कॉल्ड जंकर हेल्प मिडिल क्लास, यानी कि जो अभी जैसे हमने अभी देखा कि जब 831 मेंबर पार्लियामेंट में गए तो उनको भगा दिया गया, तो जर्मनी में क्या हुआ, यहाँ पे 830 जो मिडिल क्लास था वो लोग लैंडलॉर्ड के पास गए। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है, जमींदार, जिनके पास बहुत सारा क्या हो, जमीन होगा। तो उस लैंडलॉर्ड को क्या कहा जाता है, पर्सिया में जंकर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जंकर्स कहा जाता है। तो उन जंकर्स ने क्या किया, मिडिल क्लास का हेल्प किया। क्या किया, मिडिल क्लास का हेल्प किया। अब इससे आगे देखो, अब जर्मनी को आज़ाद कराने में कौन उसका हीरो था, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ जो पर्सिया का हीरो था, अभी जो आज का जर्मनी है वो पहले पर्सिया था, है ना। तो पर्सिया का हीरो कौन था, वहाँ का सीएम ओटोमन बिस्मार्क। वहाँ का सीएम कौन था जी, ओटोवन बिस्मार्क। ठीक है, इसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ जंकर्स एंड मिलिट्री, यानी कि ओटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, जंकर्स का हेल्प लिया और मिलिट्री का हेल्प लिया, फाइट 7 ईयर्स विद द फैब। अब ये फैब कौन है, देख लेते हैं फैब क्या है बेटा। फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है ना। फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है और डेनमार्क है। फैब मतलब फैब डू प्लेसिस, आपने देखा है ना जो क्रिकेट खेलता है, तो उस वही वाला फैब है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ओटोमन बिस्मार्क ने हेल्प लिया किसका, जंकर्स और मिलिट्री का हेल्प लिया, और 7 ईयर तक इसने फाइट लड़ा, किससे, फैड से। फैड मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, वो फैब गलती से बोलते हैं, फैड है। ठीक है, अब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क से लड़ा, और 7 ईयर्स जब वॉर कंप्लीट हुआ तो ये लोग क्या हो गए, ओटोमन बिस्मार्क जीत गया। जब ये जीत गए ओटोमन बिस्मार्क, तो इन्होंने क्या किया, इन जनवरी 1871 एट हॉल ऑफ मिरर एंड वर्साइल में इन्होंने केसर विलियम फर्स्ट को किंग बनाया, और उसको वहाँ पे राजा बना दिया कि तुम अब राजा हो गए। यानी बेटा क्या किया, सबसे पहले उन्होंने फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से 7 ईयर का वॉर लड़ा। वॉर लड़ने के बाद ये लोग वॉर जीत गए। कौन, ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क का हेल्प किसने किया, जंकर्स और मिलिट्री ने किया। ठीक है बेटा, इन जनवरी 1871 एट हॉल ऑफ हेमर वर्साइल, यानी कि वर्साइल एक जगह है जहाँ पे जनवरी 1871 में हॉल ऑफ मिरर में इन्होंने केसर विलियम फर्स्ट था उसको फिर से राजा बना दिया। ठीक है, अब फोकस किस चीज पे हुआ ये देखते हैं हम लोग। फोकस हुआ
मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी का हम लोग मॉडर्नाइजेशन करेंगे, जो पहले से करेंसी चलती आ रही है उसको हटाएंगे, कुछ नया सिस्टम लाएंगे। बैंकिंग, बैंकिंग को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि जो लीगल जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पे कानून है, न्याय है, उन सबको क्या करेंगे हम लोग, अच्छा करेंगे। जर्मनी का यूनिफिकेशन समझ में आ गया। जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन है वहाँ का हीरो, ओटोमन बिस्मार्क था। मिडिल क्लास लोग गए लैंडलॉर्ड और जंकर्स के पास, जंकर्स ने उनका हेल्प किया। ओटोमन बिस्मार्क जो वहाँ का सीएम था, जंकर्स और मिलिट्री की हेल्प से उसने 7 साल तक युद्ध लड़ा। किससे लड़ा बेटा, फैड, यानी कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। फिर 18 जनवरी 1871 को उन्होंने हॉल ऑफ मिरर में किंग केसर विलियम को फर्स्ट को इन्होंने राजा बनाया, और इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। समझ में आ गया आप लोग को। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ओह माय गॉड, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का जो आप लोग डायग्राम देखोगे ना, जैसे लड़कियों का हील्स होता है ना, हाई हील्स, वैसे इटली का भी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इटली जो था बेटा 7 पार्ट्स में डिवाइड था, 7 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, जैसे अपने बिहार को समझ लो या यूपी को समझ लो, चाहे भारत को समझ लो। जैसे भारत इस समय 28 स्टेट में डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसे जो इटली था वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था। 7 पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट, सर्डोनिया पिडामोंट, कौन सा पार्ट, सर्डोनिया पिडामोंट, वाज रन बाय द विक्टर इमैनुअल सेकंड, यानी कि बेटा वहाँ का एक राजा था कौन, विक्टर इमैनुअल सेकंड। इतना बात समझ में आया कि इटली 7 पार्ट्स में डिवाइड था। उसमें से एक ही ऐसा पार्ट था कौन सा, सर्डोनिया पिडामेंट, जिसका राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। बाकी सारे कॉमन पीपल या चाहे पीजेंट की हेल्प से चलाए जाते थे। ठीक है, अब देखो मैंने इटली का डायग्राम बनाया है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब इटली का डायग्राम देखो यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, जो नदन पार्ट था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के पास था, है ना। जो नदन पार्ट था वो किसके पास था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास। जो मिडिल पार्ट था वो किसके पास था, पोप के पास। और जो सदर्न पार्ट था बेटा वो किसके पास था हमारा, ये था हमारा बर्बन किंग ऑफ स्पेन के पास, यानी कि स्पेन में भी एक बर्बन डायनेस्टी था, उसके पास कौन सा पार्ट था, सदर्न पार्ट। तो इटली को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, नदर्न पार्ट ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास, मिडिल पार्ट पोप के पास था, और थर्ड पार्ट था बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, अब इटली में कौन कौन हीरो हुए, जैसे हमने ऑटोमन बिस्मार्क पढ़ा, जर्मनी का हीरो था। अभी हम पढ़े मैजनी के बारे में पढ़ा था, अब वही मैजनी फिर से आएगा। ठीक है, तो इटली के हीरो कौन से थे बेटा, गिस्युपे मैजनी, गिस्युपे गैरिबाल्डी, एंड वहाँ का जो सीएम था काउंट डी कैवर। कौन था वहाँ का सीएम इटली का, काउंट डी कैवर। और गिस्युपे मैजनी और गिस्युपे गैरिबाल्डी। अब इन्होंने क्या क्या किया, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जी मैजनी ने तो क्या किया, यंग इटली बनाया था, है ना। यंग यूरोप भी बनाया था, लेकिन इटली के लिए इसने क्या बनाया था, यंग इटली वाला एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। गैरीबाल्डी विद हेल्प ऑफ आर्मी एंड लोकल पीपल, साउथ इटली पर इसने कब्जा कर लिया 1860 में, यानी कि 1860 में इस वाले पार्ट पे इसने क्या कर लिया, गैरीबाल्डी ने कब्जा कर लिया। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल एंड द आर्मी और लोकल पीपल की हेल्प से। इतना बात समझ में आया। जब इसने सदर्न पार्ट पे कब्जा कर लिया एंड, तो फिर नॉर्दर्न पार्ट जो था वो भी उसमें उसमें क्या हुआ, अब देखते हैं वहां पे क्या आता है। In 1859 काउंट डी केवर एंड फ्रेंच आर्मी डिफीट ऑस्टिन हैब्सबर्ग आर्मी नॉर्दर्न पार्ट, है ना। जब 1859 में काउंट डी केवर और फ्रेंच आर्मी ने मिलकर नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्टिन हैब्सबर्ग को हरा दिया। सदर्न पार्ट में गैरीबाल्डी ने लोकल पीपल और हेल्प आर्मी की हेल्प से उसने क्या किया, जो वहाँ का बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन था उसको हरा दिया। तो जो पोप थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लो जी सर सरकार हम झुक गए, अब हमारे बस की बात नहीं है, आप ही क्या कर लो, इसको चलाओ। तो यहाँ से पोप ने जब सरेंडर कर दिया तो इटली क्या हो गया हमारा, यूनिफाइड हो गया। क्या हो गया जी, इटली यूनिफाइड हो गया। अब इटली का राजा कौन बना, 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज बिकम किंग, है ना बेटा। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को क्या बनाया गया, किंग बनाया। कौन से ईयर में, 1861 में। जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लिया, इटली का यूनिफिकेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जो कि इम्पोर्टेंट है भाई, द स्ट्रेंज केस। अब इसका स्ट्रेंज केस देखते हैं क्या है। टिल 18th सेंचुरी नो ब्रिटिश नेशन, यानी कि 18th सेंचुरी जब तक से था कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था, है ना। एथनिक कम्युनिटी, अब जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे, कोई इंग्लिश है, कोई वेल्स है, कोई स्कॉटिश है, कोई आयरिश है, यानी कि इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और आयरलैंड
है ना। अब मैंने आपका इसका डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा रफली है, मतलब मेरा डायग्राम ही ऐसा है, इससे ज़्यादा अच्छा मैं डायग्राम नहीं बना सकता। तो देखो बेटा, मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है, अपने शॉर्ट वीडियो पे भी डाला है कि यूके में न्यूज़ है कि ग्रेट ब्रिटेन में सब ईडब्ल्यूएस है ना। यूके में न्यूज़ है कि ग्रेट ब्रिटेन में सब ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या है जी? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, अगर ये तीनों मिल जाते तो हमारा क्या बनाता है? ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। अब यूके में न्यूज़ है, यूके में न्यूज़ है मतलब, न्यूज़ मतलब नदर्न आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड का एक छोटा सा पार्ट है ये वाला नदर्न आयरलैंड। इसको अगर हम मिला देते हैं, न्यूज़ NEWS, यानी कि नदर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सारा एक यूके बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? यूके बन जाएगा। बात समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री हैं EWS, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और यूके में 4 कंट्रीज हैं, नदर आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। इतना बात क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, यानी कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या कर लिया? मोनार्की से पावर क्या कर लिया? सीज कर लिया कि अब यहाँ पे कोई राजा नहीं बनेगा। इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड मर्ज इन इंग्लैंड, यानी कि इन्होंने 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन लाया। किसको? स्कॉटलैंड को अपने में मिलाने के लिए। इन्होंने इंग्लैंड को किस में मर्ज कर लिया? स्कॉटलैंड को किस में मर्ज कर लिया? इंग्लैंड में इन्होंने मर्ज कर लिया। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। Now England suppressed Scotland imposed their English language and culture, यानी कि इंग्लैंड क्या करने लगा? जो वहाँ के जो लोग थे स्कॉटलैंड के, उन पे अपना इम्पोज करने लगा क्या? कि मेरा रिलीजन मानो, मेरे कल्चर को मानो, है ना। तो इंग्लैंड देखो, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से कंट्री हैं? EWS, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और अगर मैं आयरलैंड को भी मिला दूँ, चलो अभी आयरलैंड को जानेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। अब आयरलैंड का केस क्या है? आयरलैंड में ना हमारे दो तरह के लोग थे, एक कैथोलिक थे और दूसरे कौन थे? हमारे प्रोटेस्टेंट्स थे, है ना। तो कैथोलिक जो पुरानी बातों को मानते थे कि हाँ भाई चर्च का राज चलेगा, भगवान की बातें माननी है हमें, जीसस क्राइस्ट का बातें मानना है। प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? जो ये सोचते थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आज नया जमाना है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में हमें किसी का बात नहीं सुनना, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो इंग्लैंड ने क्या किया? प्रोटेस्टेंट्स का हेल्प किया, है ना। अब इन्होंने जब प्रोटेस्टेंट्स का हेल्प किया, इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सबली टेकन बाई द ब्रिटिश। 1801 में इन्होंने क्या कर लिया? आयरलैंड को भी अपने में कब्जा लिया। तो अब हमारा क्या बन गया? न्यूज़ बन गया। क्या बन गया? बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया कि भाई इंग्लैंड ने ना आयरलैंड को कब्जा लिया। तो न्यूज़ बन गया, मतलब न्यूज़, नदर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ये सब मिलके हमारे क्या बन गए? यूके बन गए। यानी कि यूके में न्यूज़ है कि ग्रेट ब्रिटेन में EWS है। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, मैंने अपने उसमें डाला है शॉर्ट वीडियो में, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जब ब्रिटेन बन गया हमारा, तो ब्रिटेन के क्या क्या सिंबल हैं? अब हम इसको कैसे याद करेंगे? फाइनल। अब ब्रिटेन हमारा क्या हो गया भाई? बन गया है, अब इसका फाइनल हो गया सब कुछ। इसने इंग्लैंड को कब्जा लिया, इंग्लैंड तो पहले से था, स्कॉटलैंड को, वेल्स को, नदर्न आयरलैंड को कब्जा लिया। तो इसमें क्या क्या फाइनल बात आया बेटा? फाइनल कैसे करेंगे इसका? फ्लैग, यानी कि इनका जो फ्लैग था उस पर क्या बना है? यूनियन जैक बना है। नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी कि नेशनल एंथम में क्या है इनका? गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी कि अपने राजा को बचाना चाहते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज में इनका कौन सा लैंग्वेज जी? इंग्लिश लैंग्वेज इनका ब्रिटेन का। सबको क्लियर हुआ? ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री हैं? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। और अगर मैं यूके मिला दूं तो न्यूज हो जाएगा, यानी कि नदर्न आयरलैंड को भी आप लोग इसमें ऐड कर लेना। चलो बच्चों, इससे आगे लास्ट पार्ट में देखते हैं। अब हम लोग चैप्टर के एंड पार्ट पे चल रहे हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का कैसे तो विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या है कि नेशन कैसा होना चाहिए, है ना। जैसे हमारा देश प्यारा भारत है, हम अपने देश में क्या सोचते हैं कि सभी लोग मिलजुल के रहें, सब लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, हमें कहीं भी घूमने का फिरने का आज़ादी हो, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी शादी ब्याह कर सकते हैं, कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही नेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है ये चीज़ जानना है। हमारे देश का कल्चर क्या है, हमारे देश का लैंग्वेज क्या है, हमारी भारत माता है तो उनका फिगर कैसा है, ये सब हमें जानना है। तो विजुअलाइजिंग नेशन में हमें यही चीज़ जानना है। ठीक है बेटा। इन 18th सेंचुरी, 18 एंड 19th सेंचुरी, क्या बोल रहे
इन 18 एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट रिप्रेजेंट अ कंट्री एज अ पर्सन, यानी कि आर्टिस्ट जो थे वो कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एज अ पर्सन रिप्रेजेंट करते थे। नेशन वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर, यानी कि नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया जाता था। जैसे बेटा हम लोग जैसे भारत माता बोलते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने भी अपने देश में क्या किया, फीमेल फिगर बनाया। जैसे आप लोग को बुक में दिया हुआ है कैसा डायग्राम है ना, कैसा 1848 में हमारा या पूरा वर्ल्ड होना चाहिए कि एक हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वहाँ पे सभी कोर्ट्स जो हैं सबको अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं, है ना, ये सब चीज़ें। और बहुत सारे राजा महाराजाओं का क्या गिरा हुआ था वहाँ पे, मुकुट चाहे जिस पे वो बैठते हैं वो सब कुछ गिरा हुआ था, ठीक है ना, तो वो सब करके हमारा दिया है, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या चाहते थे कि वो लोग जो कंट्री है उसको एज ए नेशन को एक पर्सन में कन्वर्ट करके बताते थे। तो फीमेल फिगर में क्या क्या था बेटा, इट वॉज एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब होता है सिर्फ हमारे ही दिमाग में है कि ऐसा चीज होना चाहिए, उसको विजुलाइज कर लो, यानी कि इसको हम लोग छू सकते हैं, है ना, कि भाई ये भारत माता का फिगर बन गया, इसको आप आशीर्वाद लो, है ना, ये सब चीजें होना चाहिए। इट वॉज एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म, यानी कि जो मूर्त, यानी कि जो हमारे दिमाग में जो आइडिया था अब क्या हो गया, कॉन्क्रीट फॉर्म में आ गया। कॉन्क्रीट फॉर्म मतलब वो बिल्कुल घर मकान जैसा बन गया ना, बड़ा ऐसा हो गया कि बहुत आगे बढ़ चुका है। फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। अब ये एलिगोरी क्या होता है बेटा, जब किसी देश को रिप्रेजेंट किया जाता है फीमेल फिगर के रूप में, तो हम क्या कहें कि हमारी क्या है, ये एलिगोरी है। क्या है जी, एलिगोरी, है ना। मीनिंग इसका क्या है, वन लिटरल वन सिम्बोलिक, यानी कि एक हमारा सभी लोग मिलकर होना चाहिए और सिम्बोलिक भी क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। अब फ्रेंच में मैरियाने, क्या था उसका नाम, मैरियाने। 1850 में इन्होंने फ्रांस वालों ने 1850 में एक स्टैंप लाया था मरियाने के नाम से। जर्मनी में जर्मेनिया, क्या था जी, जर्मेनिया। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, आप लोगों को देखा होगा जो आपके डायग्राम बुक में डायग्राम दिया है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग आए थे, तो जहाँ पे वीमेन बैठी थी, तो वहाँ पे हमारा एक जर्मनी नाम की क्या थी, एक एलिगोरी थी। क्या थी जी, एलिगोरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म किस में होने लगा जी, इंपरियलिज्म में होने लगा। सबसे पहले आपको नेशनलिज्म समझ में आ गया, अपने देश के लिए प्यार होना, ठीक है। अब नेशनलिज्म तो सबको समझ में आया कि भाई नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन इंपरियलिज्म क्या होता है, इंपरियलिज्म मतलब होता है बेटा पावर शोइंग टू अदर्स, यानी कि हमें इंपरियलिज्म में क्या करना है, दूसरों को अपना पावर दिखाना कि हमारे देश के पास कितना पावर है। जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं, हमारा देश कौन सा है, भारत। अब भारत क्या करेगा, नेपाल पे, भूटान पे, पाकिस्तान पे, चाइना पे जाके पावर शो करेगा, उनको कब्जा लेगा। ये काम होना चाहिए क्या, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो इंपरियलिज्म का मतलब होता है किसी को अपना पावर शो करना, क्या है, मैं तो बहुत ताकतवर है, बहुत बॉडी लगा है मेरे पास, मजा है, सबको उखाड़ के फेंक दूंगा, है ना, यानी कि पावर शो करना। तो बेटा अ लार्ज नेशन begins to occupy smaller nation to expand its territory and power, this is imperialism, यानी कि जब एक बड़ा नेशन अपने आसपास छोटे नेशन का क्या करे, छोटा 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 टेरिटरी को कब्जा ले। जैसे चाइना करता है, चाइना क्या करता है, अपना भारत हो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, सिक्किम हो, म्यांमार हो, उन सब का छोटा छोटा, जैसे उसने तो पूरा तिब्बत को ही कब्जा लिया है, मंगोलिया का सदर्न पार्ट को पूरा कब्जा लिया है। तो चाइना क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कब्जा लेता है, तो वो दूसरों को दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, यानी कि पावरफुल होना। इंपीरियलिज्म का मतलब समझ में आ गया, जब कोई बड़ा नेशन छोटे छोटे कंट्री का क्या करे, कुछ टेरिटोरी क्या कर ले, कब्जा ले, जबरदस्ती कब्जा ले, तो हम कहेंगे कि इंपीरियलिज्म है। जब ऐसा होने लगा, ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, मैंने ये फिगर बनाया था बाल्कन्स का। अब आपको एक बाल्कन का कहानी समझ में आना चाहिए, कैसे होगा बाल्कन। अब बाल्कन्स में ना बहुत सारी कंट्री हैं, इस मॉडर्न ईयर में 28 कंट्रीज हैं। अब कौन कौन सी कंट्री है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, रोमानिया है, मालदोवा है, सर्बिया है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, मैसिडोनिया है, अल्बेनिया है ना। उसके बाद जी हमारे पास ग्रीस है, टर्की है। अब जो ग्रीस है और टर्की जो है, ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। किसका पार्ट था जी, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो बाल्कन की जो कंट्री थी, जितने भी कंट्री थे, ये सब लोग क्या चाहते हैं कि हम ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाएं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, आपस में ही लड़ने लगे। क्या करने लगे ये लोग, आपस में ही लड़ने लगे। देखो, एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मोल्दोवा, सर्बिया, 28 कंट्रीज, यानी कि जो सबका एथनिक वेराइटीज क्या था, अलग अलग था। कोई
हाँ, रोमानिया का तो रोमानिया बोलेगा, बुल्गारिया तो बुल्गारिया वाला होगा, ग्रीस का अलग होगा, मोल्डोवा का होगा, सर्बिया का अलग होगा। जैसे इसको समझो एथनिक वेरिएशन क्या होता है। इंडिया का लोग है तो इंडिया वाली बात करेगा। तो बच्चों एथनिक वेरिएशन क्या होता है? एथनिक वेरिएशन मतलब जैसे हमारे इंडिया के लोग हैं, क्या इंडिया के लोग और फ्रांस के लोग सेम होंगे? अफगानिस्तान के लोग सेम होंगे? पाकिस्तान के लोग सेम होंगे? चाइना के, म्यांमार के लोग सेम होंगे? नहीं होंगे ना। तो जैसे ही हमारा ये जो बाल्कन रीजन था, इसमें सब अलग अलग देश थे, सबका वेरिएशन में क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। कोई कोसोवो का है, कोई सर्बिया का है, कोई बुल्गारिया का है, कोई स्लोवानिया का है, कोई क्रोएशिया का है, रोमानिया का। सबका एथनिक वेरिएशन क्या होगा? अलग अलग होगा। हमें यही जानना है। और देखो क्या कह रहा है, आज का ये 28 कंट्रीज है अंडर ओटोमन एम्पायर। जो ओटोमन एम्पायर था वो टर्की का था, है ना। अब ओटोमन एम्पायर हमारा क्या हो गया? ब्रोक हो गया। क्या हो गया बेटा? ब्रोक हो गया। जब ओटोमन एम्पायर ब्रोक हो गया, सो वन बाई वन नेशन डिसाइडेड एज इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि जितने भी वन बाई वन नेशन थे उन्होंने क्या कर लिया कि हम लोग क्या होंगे? आज़ाद होंगे। क्या होंगे जी? आज़ाद होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? जीलस ऑफ ईच अदर एंड टू गेन मोर टेरिटरी दे एक्सपेंड, यानी कि वो एक दूसरे से जलने लगे, भाई ये कोसोवो है, इसके पास इतना सारा एरिया क्यों है, वो सर्बिया है, वो बुल्गारिया, इनके पास एरिया क्या है। तो ये दोनों आपस में क्या होने लगे? जलने लगे एक दूसरे से। जेलेसी के कारण इन्होंने क्या कर दिया? एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसे इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाके पाकिस्तान का सारा हिस्सा कब्जा लेगा, ऐसा करने लगे। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ? द बाल्कन बिकम्स एन एरा ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो बाल्कन का जो एरा था वो क्या हो गया? एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट में हो गया। अब देखो, बिगर कंट्रीज लाइक रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड वर कीन टू कंट्रोल ओवर द बाल्कन, यानी कि जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, चाहे जर्मनी हुआ, चाहे रसिया हुआ, ऑस्ट्रिया, हंगरी हुआ, ये सब क्या थे? चाहते थे कि हम बाल्कन वाले रीजन पे क्या कर लें? पूरा कब्जा कर लें। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ? जब सारी बड़ी कंट्रियां आपस में लड़ने लगे कि हम इसको कब्जाना है, इसको कब्जाना है, ऐसे ऐसे कंट्रोल करना चाहते थे एक दूसरे के ऊपर, तो हमारा क्या हुआ? फाइनली हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो वैसे भी नहीं है, सेकंड चैप्टर में बस आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुआ, है ना। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन कौन सी कंट्रियां थे और कौन कौन से हमारे वो थे, हमें ये जानना होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो तरह के कंट्रीज थे, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। तो बच्चों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो तरह के पावर्स थे, एक हमारा अलाइड पावर था, दूसरा कौन सा था जी? सेंट्रल पावर। ये अलाइड पावर है, दूसरा कौन सा है? सेंट्रल पावर। अब इसको कैसे ट्रिक से मैंने याद कर रखा है? ट्रिक में मैंने ऐसे याद कर रखा है बेटा कि ब्रज के गोवा में सेंट्रल है, ब्रज के सेंट्रल में गोवा है, ब्रज के सेंट्रल में क्या है जी? गोवा है। कौन सा है जी? ब्रज के सेंट्रल में गोवा है। अब अलाइड पावर बोले कि ब्रज के सेंट्रल में गोवा है ना। अलाइड पावर्स क्या बोले? ब्रज के सेंट्रल में गोवा है। अब अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्री आएंगी? ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस और इटली। फ्रांस एंड इटली ये हमारे आएंगे अलाइड पावर्स में। और गोवा में जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यानी कि बेटा ऐसे हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ और इन देशों में आपस में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा 1940 से लेकर 1919 के बीच में। ठीक है जी, इस तरह मेरा क्या होता है? चैप्टर खत्म होता है ना बच्चों। आप लोग क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करो, और अगर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है बच्चों, चलो फिर गुड लक।